प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो आज अपन क्लास 7 है जिसमें हमारा राजस्थान अध्ययन है, उसके सारे अध्याय है जो अपन करने वाले। अपन ने क्लास 10th 9th और 8th है जो सभी है जो पूरी कर ली है वन लाइनर फॉर्मेट में। तो आप अपन के चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर यहाँ से जो प्रश्न है जो अपन को बाहर है जो नहीं देखने को मिलता है। हर एग्ज़ाम के लिए यह उपयोगी है, चाहे वो रीट हो, चतुर्थ श्रेणी हो, जेल प्रेरी हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मान लो आरएस तक भी इसी के अंदर से प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। तो आज अपन ये सभी पार्ट है जो करने वाले। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ही चलते हैं अपने प्रश्नों पर, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हमारा जो टाइम है जो बहुत महत्व रखता है, तो अपन उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट हो जाएगा हमारा वन एवं वन्य जीव एवं संरक्षण, वो अपन इसमें कवर करने वाले। जिसमें देखते हैं पहला प्रश्न है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन है। तो ध्यान रखना 10वें भाग पर है जो वन है। ये पिछली जो सीईटी हुई थी उसमें पूछ लिया गया था, और एक जूनियर अकाउंटेंट में भी एक बार पूछा हुआ है। पिछले 2-3 साल पहले एक बार एग्जाम हुआ तब ये पूछ लिया गया। अगला हो जाएगा हमारा प्रश्न कि राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना उदयपुर के अंतर्गत है जो सर्वाधिक वन है जो पाए जाते हैं। और आपको न्यूनतम वन पूछ ले तो कहाँ करके आना है, चूरू करके आना है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले भाई ये दोनों ही प्रश्न की सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं और न्यूनतम वन कहाँ पाए जाते हैं। यानी सबसे कम वन तो पाए जाते चूरू और सर्वाधिक पाए जाते हैं उदयपुर। अगला है कि राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ध्यान रखना 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये पिछले पशु परिसर में भी पूछा हुआ है। एक हो जाएगा आरक्षित वन, एक सुरक्षित वन और एक अवर्गीकृत वन। अक्सर ये फिक्स है प्रश्न है, इन्हीं के अंदर से प्रश्न पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है कहलाता है। तो ध्यान रखना वह आरक्षित वन है जो कहलाता है। जिस वन पर सरकार का नियंत्रण है वह आरक्षित वन कहलाता है। अगला हो जाएगा हमारा कि आरक्षित वन क्षेत्रों के अंदर पशु चराने में लकड़ी काटने पर है जो प्रतिबंध है। ध्यान रखना आरक्षित है जिस पर किसी भी प्रकार की लकड़ी है जो नहीं काटी जा सकती। अगला हो जाएगा कि राजस्थान की कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन है जो कितना है। तो ध्यान रखना 3 में से 1 तो भाग है जो 1/3 है जो आरक्षित वन है। तीनों ही फैक्ट ध्यान रखना। आपको सत्य असत्य करवा के पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 2/3 भाग है जो आरक्षित है, तो आपको वो गलत करना है, क्योंकि कितना है 1/3 भाग है जो आरक्षित है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले इन प्रश्नों को। अगला हो जाएगा हमारा प्रश्न की वह वन क्षेत्र जहाँ कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति दी जाती है। तो ध्यान रखना सुरक्षित वन है। प्रतिबंध होता है एकदम वन लकड़ी काटने का, वह तो हो जाएगा आरक्षित, परंतु कुछ नियमों के अनुसार लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति होती है तो वह हो जाएगा सुरक्षित वन क्षेत्र। अगला है कि राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितना भाग पर सुरक्षित वन क्षेत्र है। तो ध्यान रखना 50% भाग पर सुरक्षित वन है कुल वन क्षेत्र का। यानी कि 10वां भाग कुल क्षेत्रफल का 10वां भाग तो है हमारे वन। उन वन जो प्रतिशत क्षेत्र है उसका 50% तो क्या हो जाएगा अपना सुरक्षित वन क्षेत्र है जो हो जाएगा। अगला है कि ऐसा क्षेत्र जहां पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर किसी प्रकार की का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता कहलाता है। तो ध्यान रखना अवर्गीकृत वन है जो कहलाता है। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो सुरक्षित वन में भी कुछ नियमों के अनुसार लकड़ी काटने को दी जाती है, और आरक्षित में बिल्कुल भी लकड़ी है जो नहीं काटने को दी जाती है। परंतु अवर्गीकृत वन है इसमें तो बिल्कुल भी प्रतिबंध है जो नहीं होता है। अगला है कि कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। तो अरावली पर्वतमाला, ये सभी को पता है, तो अपन सीधे से ही आगे बढ़ जाते हैं, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है हो जाएगा कि राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ध्यान रखना 3 प्रकार से भौगोलिक दृष्टि से जो वनों को विभाजित किया जाता है। जिसमें पहला हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन है जो पाए जाते। तो राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग के अंतर्गत क्या पाए जाते, उष्णकटिबंधीय वन है जो पाए जाते। यानी जिस तरह से आप देखोगे इस तरह से जो राजस्थान की मैप है इसके अंतर्गत, तो आप
पाओगे कि जो अरावली है इसके इधर वाला जो दो भागों में बांटा हुआ है 25 सेंटीमीटर के द्वारा, तो इधर वाला हो जाएगा हमारा शुष्क और इधर वाला अर्ध शुष्क हो जाएगा। तो इन दोनों के अंतर्गत ही क्या पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय जो वन पाए जाते हैं। तो देखो राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में कौन से जिले हैं, तो बीकानेर हो जाएंगे, चूरू हो जाएंगे, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर, ये सभी इसके है जो इधर है। माउंट आबू को छोड़ के सभी जिले हैं जो इसमें आ जाएंगे। अगला है कि राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में कौन से वन पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना एक रोईडा, खेजड़ी, ढोगला, वेर, बबूल, केर और नीम। ये पिछली रीड में पूछा हुआ है, ऐसे प्रश्न आया था कि रोईडा, खेजड़ी और एक था नीम। ये तीन ऑप्शन में दिए हुए थे, ये कौन से क्षेत्र में जो वृक्ष है जो पाए जाते हैं। तो ऐसे दिया हुआ था कि पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, ऐसे दिया हुआ था, हाड़ौती भाग ऐसे। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा, पश्चिम भाग हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सभी जिले जो पश्चिमी में आते हैं। अगला है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष है जो क्या हो जाएगा, खेजड़ी हो जाएगा, और राज्य वृक्ष रोईडा हो जाएगा, और राज्य पुष्प है जो रोईडा हो जाएगा, और श्रवण घास है जो जैसलमेर में हो जाएगी। ये तीनों ही प्रश्न एक साथ ही ध्यान रख ले। काफ़ी हद तक बच्चों को तो पता होता है, परंतु एक बार ध्यान रखना क्योंकि जो कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी और रोईडा है, और रोईडा हो जाएगा राज्य वृक्ष। इन खेजड़ी और रोईडा को दोनों ही, एक को कल्प वृक्ष और एक को राज्य वृक्ष जो दर्जा है जो 1983 इसके अंतर्गत दिया है। ध्यान रखना, डेट भी पूछ ली जाए तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों को किस अन्य नाम से है जो जाना जाता है, तो मानसूनी वन के नाम से उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। यानी जब पत्ते झड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, मानसून है जो आना शुरू होता है, तो इसलिए इनको मानसूनी नाम है जो दिया जाता है। बाकी कोई इसके पीछे लॉजिक कुछ भी अलग है जो नहीं है। अगला हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है जो कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, अलवर है, अजमेर और जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक, यानी कि कुछ हाड़ौती का क्षेत्र और कुछ अपने मेवाड़ का क्षेत्र है जो इसके अंतर्गत आएगा। कुछ जयपुर आसपास अजमेर का भी हिस्सा है जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है जो कहलाएगा। अगला हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में कौन से पेड़ है जो पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना एक सागवान हो जाएगा, एक बरगद हो जाएगा, एक तेंदू, सालर, महुआ, गुलर, धोंक, डाक और साल, और सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम और शीशम है जो इसके अंतर्गत है जो आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले इन प्रश्नों को, ये भी प्रश्न है जो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कर ले कि एक बार ये भी पूछा हुआ है कि सीताफल, आम और ये आम और सीताफल, और एक बार शायद सालर और महुआ, ये एक बार साथ में थे चारों ही ऑप्शन, और पूछा था कि ये किस प्रकार के वन है। तो ध्यान रखना ये उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है, पतझड़ वन है जो होते हैं। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना पहाड़ी में ऊंचाई वाले जो भाग है वहाँ पर अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सदाबहार वन होते हैं, तो ध्यान रखना सदाबहार वन है जो अर्ध उष्णकटिबंधीय वन है जो होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, सदाबहार वन कैसे है और कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पहाड़ी में ऊंचाई वाले भागों पर है जो पाए जाते हैं। अगला हो जाएगा कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो ध्यान रखना 3 है जो राजस्थान के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से है, एक तो हो जाएगा हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा हो जाएगा हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा हो जाएगा मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। तीनों ही ध्यान रखे, नाम ध्यान रखे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो पहला जो केवलादेव है जो भरतपुर के अंतर्गत है जो स्थित है। अगला हो जाएगा कि केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में मुख्य प्रजाति पाई जाती है, तो साइबेरियन क्रेन और बगुले, बया, कोयल और बटेर है जो पाया जाता है। यानी केवलादेवी है जो इन प्रजातियों के लिए जो प्रसिद्ध है। ये प्रश्न है जो पूछा हुआ है कि साइबेरियन क्रेन के लिए कौन सा है जो प्रसिद्ध है। तो आपको मैं साथ साथ ये भी बताता रहूँगा कि मैंने जहाँ तक पेपर देखे हैं उसमें कौन कौन से प्रश्न जो मेरे आंखों के सामने से पूछे हुए, तो आपको भी कुछ है जो मोटिवेट मिलता रहे कि हाँ ये प्रश्न तो पूछे हुए हैं। अगला हो जाएगा कि हमारे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो स्थित है सवाई माधोपुर जिले में। हालांकि इसमें से शायद ही ऐसा प्रश्न होगा जो नहीं पूछा हुआ हो, लगभग तो 95% है जो
पूछे हुए हैं। तो रणथंभौर है जो राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में हो जाएंगे, इसलिए रिपीट होने की बहुत संभावनाएं है जो रहती है। अगला है कि राजस्थान का कौन सा अभियान भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंतर्गत है, राजस्थान में, जो अपने बाघों के लिए जो प्रसिद्ध है। अगला हो जाएगा कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन से वन्य जीव है जो पाए जाते हैं? तो बाघों के लिए जो प्रसिद्ध है, बाघ, भालू, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ, इनके लिए जो प्रसिद्ध है। अगला है कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है जो स्थित है? तो ध्यान रखना कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है जो मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है जो स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अभ्यारण्य शब्द का अर्थ होता है, यानी कि भय मुक्ति वन है जो अभ्यारण्य शब्द का अर्थ है। ये एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया था कि अभ्यारण्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखना भय से मुक्ति है जो मुक्त वन है, यानी कि भय से मुक्त वन ही क्या है? अभ्यारण्य है। ध्यान रखना इसका शब्द का अर्थ है जो एक बार पूछा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगला है कि कितना आसान प्रश्न है परंतु बड़ी बड़ी एग्जामों में भी पूछा हुआ है। अगला है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य जो स्थित है? तो जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत हो जाएंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। ये इसका एक और पूछा जाता है कि कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो ध्यान रखना 3162 है जो वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है जो फैला हुआ है। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट कर ले वैसे। अगला है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन से मुख्य जीव पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना गोडावण, भेड़िया, सियार और लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय, ये सभी के सभी है जो राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला है कि केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य है जो स्थित है? तो ध्यान रखना सवाई माधोपुर और करौली है जो दोनों आएंगे केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत। बहुत सारे बच्चे करौली एक को ही करके आते, तो काफ़ी अच्छा है जो सवाई माधोपुर के अंतर्गत भी फैला हुआ है, क्योंकि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसका कोई पर्टिकुलर एक क्षेत्र है जो नहीं होता है। अगला है कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है जो स्थित है? तो ध्यान रखना राजसमंद, पाली, उदयपुर, ये 3 जिले हैं इसके अंतर्गत आता है। कुछ हिस्सा तो अजमेर का भी इसमें आ जाता है। अगला है कि फुलवारी की नाल है जो कहाँ स्थित है? तो वन्य जीव तो हो जाएगी उदयपुर के अंतर्गत। और अगला है कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कहाँ है? तो अलवर में हो जाएगा। ध्यान रखना सरिस्का कहाँ हो जाएगा? सरिस्का हो जाएगा अलवर में, और फुलवारी की नाल हो जाएगा उदयपुर के अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले हुए ऐसे प्रश्न है जो पूछे हुए बार बार। एक बार मैं इस पेन को मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यदि कोई प्रश्न नहीं आए तो। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ स्थित है? तो राजसमंद, अजमेर और पाली। और आपको पता है कि टोडगढ़ एक जो रावली है जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी प्रश्न ऐसे पूछा हुआ है कि टोडगढ़ रावली है जो क्या है? तो अंतर एक बार ऑप्शन में दे दिया था कि पहाड़ी या वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो आपको वन्य जीव अभ्यारण्य करके आना है। केवल टोडगढ़ पूछे तो वो पहाड़ी है, अरावली का एक दर्रा है बड़ा। अगला हो जाएगा कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य हमने देख लिया अलवर में। और सीताबाड़ी माता वन्य जीव है जो प्रतापगढ़ में मुख्य रूप से, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उड़न गिलेरी के लिए है जो प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले इस प्रश्न को। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है कि उड़न गिलेरी के लिए कौन सा है जो वन्य जीव है जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो सीता माता हो जाएगा। अगला है कि माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ स्थित है? तो सिरोही के अंतर्गत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो ध्यान रखना जंगली मुर्गा है जो माउंट आबू में पाया जाता है। अगला है कि रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य जो स्थित है? तो ध्यान रखना बूंदी के अंतर्गत है जो रामगढ़ विस्तारी है जो अभ्यारण्य जो स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले कि रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ये एक बार पूछा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। और माउंट आबू कहाँ पर हो जाएगा? सिरोही के अंतर्गत, और जंगलेश्वर को मुर्गा के लिए जो प्रसिद्ध है। अगला है कि जवाहर रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर के अंतर्गत स्थित है जवाहर रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला है कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ध्यान रखना चंबल जहाँ भी नाम दिख जाए तो आपको कोटा करके आना है मुख्य रूप से। पर ये अभ्यारण्य है जो 2-3 जिलों में फैला हुआ है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, उसके आसपास के क्षेत्र में भी फैला हुआ है, ध्यान रखना। अगला है कि ज्वार सागर अभ्यारण्य जो कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना कोटा के अंतर्गत और बूंदी के अंतर्गत और चित्तौड़ के अंतर्गत है जो स्थित है ज्वार सागर। ये दोनों ही देखो एक ही, दोनों ही हो गए कोटा में, और कोटा के आसपास के जिलों के अंतर्गत आप नज़र दौड़ा के 1-2 देख सकते हो तो आपका गलत नहीं होगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, बंद बरेटा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना भरतपुर के अंतर्गत है जो बंद बरेटा वन्य जीव अभ्यारण्य जो स्थित है। अगला है कि भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है जो स्थित हो जाएगा। अगला है हमारा कि सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ पर स्थित है? तो सवाई माधोपुर के अंतर्गत स्थित है सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। वेरी इंपॉर्टेंट कर लो ये सवाई मानसिंह देखते ही बहुत सारे बच्चे की ये तो जयपुर का शासक था तो इसलिए जयपुर करके आते, परंतु ये सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। एक बार इसे एक बार और अच्छे से देख ले क्योंकि ये भैंसरोडगढ़ आपको आता है। भैंसरोडगढ़ है जो आपने देखा होगा कि चंबल और ब्राह्मणी नदियों के किनारे पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगला प्रश्न है कि वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य है जो और एक केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ पर स्थित है? तो धौलपुर के अंतर्गत हो जाएंगी। धौलपुर के अंतर्गत ये दो है, एक साथ ही ध्यान रख ले। वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य और केसर बाग है जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ पर है? धौलपुर में। अगला हो जाएगा कि जय संबंध वन्य जीव अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रख ले उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। ये दो एक साथ ध्यान रख ले, एक धौलपुर वाले और एक उदयपुर वाले, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। एक बार और दोहरा लेते हैं कि वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य और केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य है वो तो हो जाएगा हमारे धौलपुर के अंतर्गत, और जय संबंध वन्य जीव अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य वो तो हो जाएंगे अपने उदयपुर के अंतर्गत। आप डबल स्पीड में भी देख सकते हो यदि एग्जाम पास हो तो कोई चिंता नहीं करनी है। यहाँ से प्रश्न आपके एक भी बार है जो नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो स्थित है, तो जयपुर के अंतर्गत हो जाएगा नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो बारां के अंतर्गत हो जाएगा, और ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ पर हो जाएगा? चूरू के अंतर्गत। एक बार इनको और दोहरा लेते हैं, प्रश्न अच्छे प्रश्न है ये, अभ्यारण्यों से आजकल हर एक एग्जाम में जो देखने को मिलता है। नाहरगढ़ तो हो जाएगा जयपुर, और शेरगढ़ है जो बारां में। और किस नदी के किनारे है शेरगढ़? तो ध्यान रखना परवन नदी है उसके किनारे पर स्थित है। अगला हो जाएगा ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य जो चूरू के अंतर्गत है। एक बार मैं पेन मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लेना हो तो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जो हमारा राजस्थान में कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल है? तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंद रल्स, यानी जो राष्ट्रीय उद्यान है वही एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो सकते हैं। तो ये सभी की सभी किसमें हो गए? तो अपने बाघ संरक्षण की परियोजना में हो गई। अगला है कि राजस्थान में स्थित वेटलैंड स्थल कौन से है जो? तो ध्यान रखना केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील है जो वेटलैंड स्थल है। वेटलैंड स्थल का मतलब होता है कि राजस्थान से ऐसे कौन से दो स्थान है जो रामसर साइट में, आपने नाम सुना होगा, रामसर साइट में जो शामिल है, यानी कि रामसर साइट, उन्हीं को वेटलैंड स्थल भी कहते हैं। तो ध्यान रखना अच्छा प्रश्न है। तो दो ही स्थल है अब राजस्थान के जो रामसर साइट में शामिल है, एक तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, एक सांबर झील। अगला है कि राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा जो कब हुई है? तो 1952 के अंतर्गत राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा हुई है। तो राजस्थान में पूछे तो 1953 में हो जाएगी। ये आज़ादी के बाद पहली वन नीति घोषणा है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पहली बार वन नीति आई थी वो 1887 और 88 के वर्ष में आई थी, ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग पर कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है जो होना चाहिए? तो 33% है जो कुल भूभाग पर होना चाहिए, जबकि राजस्थान के अंतर्गत कितने भूभाग पर है क्षेत्रफल के? तो ध्यान रखना 10% ही है। अगला है कि राजस्थान राज्य की वन नीति घोषित की गई थी, तो 2010 के अंतर्गत है जो राजस्थान राज्य की वन नीति है जो लेटेस्ट है, जो अभी जो वन नीति आई है वो कब आई है? 2010 में आई है। यानी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि नवीनतम राज्य की वन नीति है, तो आपको ऐसे ऑप्शन देगा 2024, 2023, 2010, 2004, तो आपको 2010 करके आना है। जो नवीनतम ही नवीनतम अब तक 2010 में आई हुई है। अगला है कि वन नीति 2010 का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो संपूर्ण भूभाग के 20% भाग पर वनाच्छादित भाग है जो करना है, यानी कि 10% तो था, और इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा कि हमें भूभाग पर 20% भूभाग पर है जो वन को करना है। अगला है कि वर्तमान में राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनाच्छादित है? तो 10% हो जाएगा। मैंने अभी का
अगला है कि काजरी कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कई किसी बच्चे को सिंपल लगता होगा परंतु इसको इतनी बार पूछ लिया गया है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो कादरी और आफरी दोनों ही हो जाएंगे जोधपुर में। और इसका एक बार फुल नेम भी देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछा हुआ है तो अब की बार फुल नेम भी पूछ सकता है। तो कादरी का फुल नाम हो जाएगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, और आफरी का हो जाएगा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। यहाँ केंद्रीय शुष्क है, यहाँ पर है केवल शुष्क वन है। तो अच्छा प्रश्न है। अगला हो जाएगा कि खेजरली कांड जो कब हुआ है, तो 1730 के अंतर्गत हुआ है। ये डेट इंपॉर्टेंट रखे, 1730 के अंतर्गत हुआ। और इसमें 369 है जो विष्णु संप्रदाय के महिला पुरुषों ने अपना है जो बलिदान दिया था अमृता देवी के साथ। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, वो है कि अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में कितने स्त्री पुरुषों ने बचाने के लिए अपने प्राण का बलिदान दिया, तो 363 हो जाएंगे। अगला है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब भरता है, तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को भरता है। यानी कि एकमात्र वृक्ष मेला है जो भाद्रपद के माह में भरता है। आप महीना एक ध्यान रख लो, आपके इतना ही पूछेगा कि भाद्रपद में, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा भाद्रपद, चैत्रक, ऐसे तो आपको भाद्रपद करके आना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ये छोटा सा टॉपिक है परंतु हर एग्जाम में 1 टू 1 लाइन है जो यहाँ की उठाई गई है, तो ध्यान रखना, अच्छे प्रश्न है। अगले पहला प्रश्न हो जाएगा कि किन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है, तो कहलाते हैं, यानी जिन 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 खनिजों के अंतर्गत धातु होता है उसे क्या कहते हैं, तो धात्विक खनिज हो जाएगा। और जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती उसे अधात्विक खनिज है जो हो जाएगा। और जिन खनिजों से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा खनिज। यानी कि ये तो छोटे छोटे प्रश्न है, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन सीधे ही आगे बढ़ते हैं। एक बार और देख लो, जिनमें धातु की मात्रा होती है उसे धात्विक खनिज, जिसमें नहीं होती उसे अधात्विक खनिज, और जिसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा खनिज जो कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि राजस्थान का किन खनिजों पर एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब है कि राजस्थान में सर्वाधिक है जो राजस्थान में इन खनिजों का उत्पादन होता है, तो वो हो जाएगा वोले स्टेनोइड। ये तो हो जाएगा अपना उदयपुर है जो इसके लिए प्रसिद्ध है, वोले स्टेनोइड के लिए। एक जस सीसा और जो जस्ता है इसके लिए राजस्थान है जो एकाधिकार पर प्राप्त है। अगला हो जाएगा कि राजस्थान में कहाँ जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है, तो देवारी उदयपुर के अंतर्गत जस्ता शोधक संयंत्र है। और सीसा जस्ता शोधक संयंत्र पूछ ले तो चंदेरिया चित्तौड़। आपको ध्यान रखना है कि शीशा जस्ता पूछ ले तो चंदेरिया चित्तौड़, और केवल है जो जस्ता पूछ ले तो उसका हो जाएगा उदयपुर। ये भी प्रश्न है जो कई बार पूछा हुआ है बीएसटीसी जैसे एग्जामों में, रीट जैसे एग्जामों में, पशु परिसर हो गया, चतुर्श्रेणी हो गया, इनमें तो ये खजाना है एक तरह का। अगला हो जाएगा कि राजस्थान में शीशा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, इनमें शीशा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन है जो होता है। अगला है कि राजस्थान में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर, सीकर है, इनमें तांबा का सर्वाधिक उत्पादन है जो होता है। अगला हो जाएगा कि लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन है जो होता है, तो जयपुर, सीकर और झुंझुनू के अंतर्गत है जो लौह अयस्क का जो सर्वाधिक उत्पादन है जो होता है। अगला हो जाएगा कि चांदी का सर्वाधिक उत्पादन है जो कहाँ होता है, तो उदयपुर, राजसमंद। यानी कि ये प्रश्न अच्छा है, पूछा जाता है कि चांदी का सर्वाधिक उत्पादन है जो कहाँ होता है, और लौह का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, और तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, और शीशा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन। यानी कि शीशा जस्ता उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद हो जाएगा। और आप देखोगे तो चांदी के अंदर भी ये 2 जिले तो सेम है, उदयपुर और राजसमंद। और इसमें एक भीलवाड़ा है जो शीशा में ज़्यादा। यानी कि शीशा जस्ता चांदी का एक सह उत्पाद ही होता है, ध्यान रखना। सह उत्पाद का मतलब है जहाँ पर खदान की जाती है वहाँ पर साथ में जो चांदी के साथ में शीशा निकलता है और शीशा के साथ में जो चांदी निकलती है, तो इन जिलों की तो आप अलग कैसे ही कर सकते हो, ये सेम ही हो गया। अगला हो जाएगा हमारा कि लौह अयस्क के जो जयपुर और शेखावटी क्षेत्र जो आपको पता है कि पास में है, तो वहाँ पर हो जाएगा लौह अयस्क। वहीं पर तांबा है के खेतड़ी, अलवर, सीकर के अंतर्गत। अगला है कि राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन है जो बीकानेर के अंतर्गत होता है, और श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर और नागौर के अंतर्गत है जो जिप्सम का उत्पादन है जो होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रॉक फास्फेट है, इसके लिए कौन से जिले हैं जो प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना उदयपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा और जयपुर। ये प्रश्न है कई बार पूछा हुआ है कि रॉक फास्फेट के लिए कौन सा है जो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो उदयपुर और जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर। ये एक एक प्रश्न पूछे हुए हैं तो इन्हें घोट के पी जाना है एकदम।
अगला है कि अभ्रक का उत्पादन करने वाले जिले हैं, तो भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर है जो अभ्रक का उत्पादन है जो करने वाले जिले हो जाएंगे। अगला है कि वोलेस्टोनाइट का उत्पादन करने वाला जिला, तो सिरोही और अजमेर है जो वोलेस्टोनाइट का जो उत्पादन करने वाले जिले हो जाएंगे आपके। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, अजमेर मुख्य रूप से पूछा जाता है, इसके साथ थोड़ा सा उत्पादन उदयपुर के अंतर्गत भी होता है, परंतु अजमेर है जो मूल रूप से पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि वह खनिज जिसका उपयोग कागज उद्योग और लघु उद्योग में किया जाता है, तो वह वोलेस्टोनाइट ही है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, यानी कागज उद्योग और लघु उद्योगों के अंतर्गत वोलेस्टोनाइट, और इसके लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो वह हो जाएगा अजमेर उत्पादन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगला है कि वह खनिज जिसका उपयोग विद्युत उद्योग और सजावटी के लिए किया जाता है, तो वह हो जाएगा अभ्रक है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत उद्योग और सजावटी में। अगला है कि संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन है जो कहाँ होता है, तो राजसमंद और नागौर के अंतर्गत। आपने देखा होगा कि संगमरमर की एक तरह की खदान ही है। और अगला हो जाएगा उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और सिरोही के अंतर्गत और कोटा के अंतर्गत जो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि सीमेंट बनाने में उपयोगी खनिज कौन सा है, तो चूना पत्थर है जो सीमेंट के लिए उपयोगी है जो माना जाएगा। और चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो चित्तौड़ और सिरोही और कोटा उदयपुर के अंतर्गत हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले इस प्रश्न को भी, यह भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन है जो कहाँ होता है, तो चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही और कोटा। अगला है कि ग्रेनाइट का उत्पादन है जो जिला है जो कौन सा है, तो जालोर मुख्य रूप से याद रखें ग्रेनाइट के लिए, ग्रेनाइट सिटी है जो जालोर को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। और जैसलमेर, पाली, सिरोही है जो इसके आसपास के जिलों में भी थोड़ा थोड़ा होता है। अगला है कि ऊर्जा के परंपरागत साधन है जो कौन से है, तो कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस है। ये कौन से है, ऊर्जा के परंपरागत है जो साधन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और यदि ऊर्जा के गैर परंपरागत पूछे तो आपको वह यानी कि वो थे परंपरागत, और गैर परंपरागत में ये हो जाएंगे परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा है जो क्या हो जाएगी, गैर परंपरागत हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सा प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो लिग्नाइट कोयला है जो पाया जाता है राजस्थान के अंतर्गत। ध्यान रखना है जयपुर के आसपास जो क्षेत्र है जो लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि राजस्थान में कोयले का उत्पादन होता है, तो पलाना, बरसिंहसर, बीकानेर और कपूरडी, बाड़मेर और मेड़ता रोड नागौर के अंतर्गत ये सभी की सभी है जो कोयले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगला है कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है जो कौन सा है, तो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर है जो पहला सुपर थर्मल है जो पावर स्टेशन हो जाएगा। अगला है कि सबड़ा बारा विद्युत संयंत्र किस पर आधारित है, तो कोयले पर आधारित है। ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि कोयले पर आधारित है जो विद्युत संयंत्र जो कहाँ स्थित है, तो सबड़ा बारा के अंदर स्थित हो जाएगा। ऐसे घुमाकर भी प्रश्न है जो पूछा हुआ है। अगला है कि राजस्थान में खनिज तेल के भंडार है जो कहाँ है, तो जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर, नागौर बेसिन है। ये खनिज तेल के एक तरह से भंडार ही है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में गैस भंडार है जो पाए जाते हैं, तो कोठारू जो जैसलमेर का प्रसिद्ध है वहाँ पर है जो मुख्य रूप से जो गैस भंडार पाए जाते हैं। और कमली ताल, तन्नौट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला है, ये सभी के सभी गैस भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान है। यानी कि ये कुओं के नाम है, ये तेल के सभी क्या है, कुएं हैं। एक बार ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि अपने एक बार ये नाम दिया था कि गोठारू, टिब्बा और राजेश्वरी है जो क्या है, ऐसे करके ऑप्शन में दिया था। और ऑप्शन था एक तरह की जो दर्रे हैं या फिर क्या है, तो इसमें था जो गैस भंडार है तेल के है जो कुएं है। अगला हो जाएगा कि राजस्थान के प्रमुख खनिज तेल है जो क्षेत्र है, तो ध्यान रखना सालेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर और ऐश्वर्या और मंगला बाड़मेर है, ये खनिज तेल के क्षेत्र है। और अगला है कि जैसलमेर का रामगढ़ और बारा में अंतः विद्युत गृह जो किस पर आधारित है, तो ध्यान रखना गैस पर आधारित है। और जो अपन ने पीछे देखा कि सबड़ा है जो किस पर आधारित है, तो वो कोयले पर आधारित है। और अंतः विद्युत गृह है जो गैस पर आधारित है। अगला हो जाएगा कि राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है, तो रावतभाटा है जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगी। ये देश का दूसरा है और राजस्थान का ध्यान रखना पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। अगला है कि देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो वो तारापुरा महाराष्ट्र में हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा रावतभाटा। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, यह प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगला प्रश्न हो जाएगा, अब अपन के छोटे छोटे पार्ट है जो है। अब अगला प्रश्न है कृषि और सिंचाई से संबंधित है। तो पहला प्रश्न हो जाएगा कि खाद्यान्न फसल है जो है, यानी कि खाने वाली फसल क्या कहते हैं, खाद्यान्न फसल कहते हैं। तो वो हो जाएगा गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, बाजरा सभी हो जाएगी दालें। अगला है कि व्यापारिक फसल है जो कौन सी, यानी कि जिससे हमें अर्निंग मिलती है वो कौन सी है। तो गन्ना, कपास, तंबाकू, तिलहन है जो व्यापारिक फसल है। अगला है कि राजस्थान में मक्का कहाँ का प्रमुख भोजन है। तो मेवाड़ का मक्का है जो प्रमुख भोजन है। मैं से मक्का, मैं से मेवाड़ कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादन क्षेत्र है जो कौन से है। तो इसमें मेवाड़ का जो एरिया आएगा जो मक्का के लिए ही होगा, यानी भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये सभी मेवाड़ में जिले है जो शामिल है। तो ये किस में आ जाएगी, मक्का के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस फसल के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तो बाजरा के उत्पादन में जो राजस्थान है जो प्रथम स्थान है। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई जो किससे होती है। तो कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई है जो होती है। अगला है कि वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो राजेंद्र सिंह है जो वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लिए। ये कई बार है जो प्रश्न पूछा हुआ है कि वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो राजेंद्र सिंह हो जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, इसे आप भूलना मत कहीं। अगला हो जाएगा कि राजस्थान में जो कृषि विपणन है उससे संबंधित है, यानी कि कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना जो कब हुई है। तो ध्यान रखना 1974 के अंतर्गत हुई है। कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई है, 1974 में। और एक मंडियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि एक तो जीरे की मंडी है जो प्रसिद्ध जीरे की मंडी है वो कहाँ हो जाएगी। तो जोधपुर। और एक धनिया एवं मेथी की प्रसिद्ध मंडी है जो वो रामगंज मंडी कोटा के अंतर्गत। ये प्रश्न दोनों ही पूछे जाते हैं कि जीरे के लिए तो हो जाएगी जोधपुर, और धनिया एवं मेथी के लिए हो जाएगी हमारी रामगंज कोटा के अंतर्गत। ये धनिया वाली पूछी हुई है, जो पिछला ही सीईटी का एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत है जो पूछी हुई है, जो हमने ग्रेजुएशन लेवल का था उसमें पूछा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला हो जाएगा कि सरकारी किसानों में से अनाज किस मूल्य पर खरीदती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर है जो अनाज है जो सरकार है जो किसानों से खरीदती है, वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगला प्रश्न हो जाएगा कि राजस्थान में जो व्यापार है जो क्या है, यानी कि यहाँ से मीटर कम है और प्रश्न है जो हर एक लाइन से बनते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल है जो कौन सी है। तो द कृष्णा मिल हो जाएगी, प्रथम सूती वस्त्र मिल हो जाएगी। और इसकी स्थापना है जो 1889 के अंतर्गत हुई और ब्यावर के अंतर्गत है जो हुई, यानी स्थापना कब और कहाँ हुई तो इसकी। और ये पहली सूती वस्त्र मिल है जो राजस्थान की हो जाएगी। अगला है कि वस्त्र नगरी के नाम से कौन जाना जाता है। तो भीलवाड़ा हो जाएगा। और अगला हो जाएगा कि राजस्थान का सूती वस्त्र के बाद दूसरा कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है जो चीनी उद्योग हो जाएगा। ये भी RS तक है जो कई बार पूछा हुआ है। अगला हो जाएगा कि कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति है जो कब आई। तो 2019 के अंतर्गत आई। ये भी प्रश्न है जो पूछा जाता है, यानी यहाँ से पूरे के पूरे खजाने है ये प्रश्न सभी के सभी है जो पूछे हुए हैं। अगले पार्ट की ओर चलते हैं। तो अगला पार्ट है हमारा राजस्थान के प्रमुख राजवंश को अपन देखेंगे एक एक करके। तो पहले देखते हैं अपन, पहला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान का शासन काल है जो क्या था। तो ध्यान रखना 1177 से 1192 तक हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है, जो RBSE जो ऑथेंटिक बुक है उसके एक एक प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम है जो क्या था। तो कर्पूरी देवी एवं सोमेश्वर है जो इसके माता पिता थे। अगला है कि पृथ्वीराज चौहान शासक बनते ही सर्वप्रथम किस पर ध्यान दिया। तो ध्यान रखना आंतरिक स्थिति पर है जो सर्वप्रथम है जो ध्यान दिया। अगला है कि पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के ज्ञाता थे। तो 6 भाषाओं के ज्ञाता थे। और इसके माता पिता है जो पूछे जाते हैं, कई बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना। और भाषाओं के कितने ज्ञाता थे, 6 थे। अगला है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार के प्रमुख कवि और विद्वान है जो कौन थे। तो विद्यापति, गौड़ और बागीश्वर है जो इसके प्रमुख दरबारी विद्वान है। यह पूछा जाता है कि विद्यापति, गौड़ और बागीश्वर है जो किसके दरबारी विद्वान है। तो ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान के। और इसके साथ एक जैनक, विश्वरूप और जनार्दन और चंद्रवर्दाई और पृथ्वी भट्ट जो सभी इसके दरबारी विद्वान है। अगला है कि पृथ्वीराज राजसों के रचना है तो वो चंद्रवर्दाई ने की है। अगला प्रश्न हो जाएगा महाराणा कुंभा से संबंधित
कि महाराणा कुंभा का शासनकाल है जो कब है, तो ध्यान रखना 1433 से 1468 हो जाएगा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यदि ये तो है कुंभा का, और पृथ्वीराज का पूछे तो 1177 से 1192। अगला हो जाएगा कि कुंभा का जन्म है जो 1417 के अंतर्गत हुआ है, और 17 से 33 के अंतर्गत है जो शासक बन गए लगभग 12-13 की उम्र में। अगला है कि महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर है जो 33 में बैठे, और 33 से 68 तक है जो शासन किया। अगला है कि महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम है, तो कटार, कलम और कला है। यानी कि इसका कटार और कलम और कला का क्या आ जाता है, स्वर्ण काल है जो इसके टाइम में कहा जाता है। तो ये देख लो, मेवाड़ में स्वर्ण युग है जो कुंभा के शासन को कहते हैं। अगला है कि मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माता है जो कुंभा है, तो ध्यान रखना कवि श्यामल दास के अनुसार है ये, और ये भी पूछा जाता है कि किस कवि के अनुसार है जो कहा गया है, तो कवि श्यामल दास के अनुसार कहा गया है कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता है जो किसे कहा जाता है, कुंभा को कहा जाता है। अगला है कि कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग, तो असलगढ़, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग और मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ है जो इसका निर्माण है जो कुंभा ने करा है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करा है, तो कुंभा ने। कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ हो जाएंगे संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंधन। और एक है कामराज रतिवार है, वो भी इसका ग्रंथ है। ध्यान रखना, कामराज रतिवार वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधि तो धारण की, तो महाराजा धीराज राय, रायन, महाराणा और दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु और चाप गुरु है। यानी कि जितने भी गुरु है आपको अंत में दिख जाए तो 90% क्या है, कुंभा की उपाधियां है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि महाराणा सांगा का शासनकाल है जो कब रहा है, तो 1509 से 1528। हर एक राजाओं का शासनकाल नहीं ध्यान रखना है आपको बस पृथ्वीराज चौहान और एक सांगा और एक कुंभा, ये 3 बड़े बड़े शासक हुए, इसके शासनकाल है जो याद रखना है। तो सांगा का हो जाएगा 1509 से 1528, और सांगा का वास्तविक नाम है जो, तो संग्राम सिंह था। और सांगा है जो किसके पुत्र थे, तो वो रायमल के पुत्र जो हो जाएंगे। तीनों ही ध्यान रखना प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है कि किसके पुत्र थे, तो रायमल के। और वास्तविक नाम संग्राम सिंह, और शासनकाल है जो 1509 से 1528 तक है जो रहा है। ये कभी कभी एग्जाम में हार्ड प्रश्न है जो पेपर बनाने के लिए पूछ लिया जाता है। प्रश्न छोटा सा है परंतु डेढ़ पूछने पर वही पेपर जो हार्ड बन जाता है। अगला है कि राजपूतों को संगठित कर एक छत के नीचे लाने वाले मेवाड़ के शासक थे, तो महाराणा सांगा था। अगला हो जाएगा कि सांगा के शरीर पर 80 घाव थे ऐसा माना जाता है, यानी 80 घावों के लिए प्रसिद्ध है जो शासक कौन सा है, तो सांगा है। अगला हो जाएगा कि मालदेव का शासनकाल है जो कब रहा, तो जस्ट इसके बाद ही रहा था मालदेव का शासनकाल। तो 28 के बाद 4 वर्ष तक बीच में ऐसे ही दूसरे शासक है जो बनते रहे, और मालदेव है जो 32 से 62 तक है जो बन गए, यानी 30 वर्ष तक मालदेव ने शासन किया है। अगला है मालदेव किसके पुत्र थे, तो वो मालदेव गंगा के पुत्र थे। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। अगला है कि मेवाड़ का शौर्य युग जो कहलाता है, तो मालदेव के शासनकाल को मेवाड़ का शौर्य युग कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इस प्रश्न को, ये भी प्रश्न है जो पूछा जाता है। आप मेवाड़ का शौर्य युग कहते हैं, आप बड़े प्रसिद्ध शासक के नाम है जो ढूंढने लगोगे, परंतु वह हो जाएंगे मालदेव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो तो अपन सीधे ही चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मालदेव ने कितने युद्ध किए, तो 58 युद्ध लड़े, और 58 परगनों का विजेता है जो किसे कहा जाता है, तो वो मालदेव को ही कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। और अगला है कि मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया, तो सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता दुर्ग और पोखरण दुर्ग, इसका है जो निर्माण करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है जो पूछा जाता है कि कौन कौन से दुर्ग का जो निर्माण है जो करवाया। तो ध्यान रखना, सोजत दुर्ग हो जाएगा, और एक मालकोट दुर्ग हो जाएगा, और एक मेड़ता और एक पोखरण है जो हो जाएगा। अगला है कि मालदेव का देहांत है जो हुआ, तो 1562 के अंतर्गत मालदेव का जो देहांत है जो हो गया था। अगला है कि किसने मालदेव को अस्मत वाला शासक कहा है, तो फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को जो अस्मत वाला शासक है जो कहा है। अगला हो जाएगा कि महाराणा प्रताप का शासनकाल है जो रहा है, तो ध्यान रखना 1572 से 1597 है,
उसके बीच महाराणा प्रताप का शासनकाल है जो रहा है। और 1576 के अंतर्गत आपको पता हो तो हल्दी घाटी का युद्ध है जो हुआ है 1576 के अंतर्गत, 18 जून 1576 को हुआ है। अगला है कि महाराणा प्रताप का जन्म है जो कब हुआ, तो ध्यान रखना 1540 में हुआ है, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ है। और उदय सिंह के ये क्या थे, पुत्र थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उदय सिंह के पुत्र थे और जन्म है जो 1540 में कुंभलगढ़ में हुआ है। डेट भी याद रहे तो रख लेना, इंपॉर्टेंट है, 9 मई को हुआ है। और राज्यभिषेक पूछे तो ध्यान रखना 1572 को हुआ है, यानी 1572 से 97 तक शासन किया है। अगला है कि महाराणा प्रताप की माता का नाम है जो क्या था, तो जयवंता बाई है जो माता का नाम था। अगला है कि प्रताप का एक भाई था जो नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया, उसका नाम क्या है, तो जगमाल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा ले इस प्रश्न को कि कौन सा महाराणा प्रताप का भाई था जो नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया था, तो जगमाल हो जाएगा। अगला है कि महाराणा प्रताप ने कृषि एवं वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक है जो लिखवाई, विश्व वल्लभ नाम से एक पुस्तक है जो महाराणा प्रताप ने लिखवाई। अगला है कि महाराजा राय सिंह का शासनकाल है जो कब था, तो 1574 से 1612 तक है जो राय सिंह का शासन था। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, राय सिंह का शासनकाल तो इसके बाद हो जाएगा, ये शायद यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, 1574 नहीं है, तो ये हो जाएगी 1500, अपने उदय सिंह इनके बाद ही था, 1600 के बाद था, यानी 1597 है यहाँ पर। क्योंकि आपने देखा होगा 1597 तक महाराणा प्रताप थे, उसके बाद अमर सिंह आए थे, तो अमर सिंह के टाइम में इसका शासनकाल माना जा सकता है। अगला प्रश्न है कि राय सिंह किसके पुत्र थे, तो कल्याणमल के पुत्र थे। ये बीकानेर वाले राय सिंह की बात कर रहा है। अगला है कि राय सिंह का जन्म है जो कब हुआ है, तो 1541 के अंतर्गत राय सिंह का जन्म हुआ और राज्यभिषेक हो गया 1574 के अंतर्गत। तो वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, राज्यभिषेक है जो कब हुआ, ये बीकानेर का राय सिंह शासनकाल है उसका पूछ रहा है, तो वो बीकानेर वाला 1574 में ही हो जाएगा। सॉरी, ये बीकानेर वाला शासक है, ध्यान रखना। ये मारवाड़ मेवाड़ के हो जाएंगे अपने प्रताप, साथ में मेवाड़ के साथ ही इधर बीकानेर में भी शासन कर रहे थे शासक, तो उसका शासनकाल है जो पूछा है। अगला है कि राजपूताना ने कर्ण है जो राज सिंह को ही कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजपूताना ने कर्ण है जो किसे कहा जाता है। अगला है कि इन्होंने एक जूनागढ़ दुर्ग का है जो निर्माण करवाया राय सिंह ने। और राज्यभिषेक राय सिंह महोत्सव और ज्योति रत्नमाला ग्रंथों की रचना है जो किन्होंने की है, तो राय सिंह की पुस्तक है। ये एक कुशल शासक था अपने साहित्य के क्षेत्र में भी, तो इन्होंने पुस्तकें भी है जो लिखवाई है। कौन कौन सी है, राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला। अगला प्रश्न है कि मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल है जो कब रहा। ये मिर्जा राजा जो जयपुर के में ढूंढार क्षेत्र में कछुआ वंश में शासन करने वाले शासक थे, तो इसका हो जाएगा अपने 1621 से 1667। और जय सिंह अजमेर की गद्दी पर है जो कब बैठा है, तो 1621 के अंतर्गत बैठा है। ये देखो 21 और 67 तक है जो शासन है जो किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आमिर खान के शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा है, तो अहमदनगर के अभियान के अंदर है जो भेजा है। यानी कि जो आमिर के शासक है, जो आमिर यानी कि आमेर है, यहाँ पर आमिर लिखा हुआ है, आमेर के शासक है जो आमेर यानी जयपुर का जो किला है आमेर, आमेर के शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने अहमदनगर के अभियान पर है जो भेजा है। अगला है कि मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि जो शाहजहां ने दी है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, शाहजहां ने दी है। और ध्यान रखना है यहाँ पर 37 है, 39 नहीं है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1637 के अंतर्गत है जो इसकी उपाधि जो दी थी। अगला है कि मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिणी अभियान में शिवाजी का विरोध करने किसने भेजा था, तो औरंगजेब ने भेजा था मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिणी अभियानों में शिवाजी का विरोध करने के लिए। तो अच्छा प्रश्न है। अगला है कि बिहारी सच्ची की रचना है जो बिहारी ने की है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लो कि बिहारी सच्ची की रचना है जो किन्होंने की है, तो ये बिहारी नहीं है, डेट नहीं पूछी जाती आपसे, यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि जय सिंह चरित्र की रचना है जो राम कवि ने की है। अच्छा प्रश्न है कि जय सिंह चरित्र के लेखक कौन है, राम कवि है। अगला है कि जसवंत सिंह का शासनकाल है जो कब है, तो 1638 से 1678 तक है जो जसवंत सिंह का शासनकाल है। अगला है कि जसवंत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो बुरहानपुर के अंतर्गत है जो जन्म हुआ है।
और जसवंत सिंह के पिता का नाम गज सिंह, और जन्म कहाँ हुआ, बुरहानपुर के अंतर्गत हुआ है जसवंत सिंह का जन्म। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगला है कि जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि है जो किसने दी, तो शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। यानी कि मुगल बादशाहों ने जितनी भी किसी को भी उपाधियाँ दी जाती है तो वो प्रश्न पूछे जाते हैं 100%। तो अगला है कि जसवंत सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की है, तो आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध और भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय है, इनकी है जो ग्रंथों की रचना है जो की है। अगला है कि महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल है जो कब था, ये डेट इतनी नहीं पूछी जाती है, आपको वो 3 शासक है जो वेरी इंपॉर्टेंट रखना है, उसके शासनकाल है जो पूछे जाते हैं। अगला है कि महाराजा राज सिंह किसके पुत्र थे, तो महाराणा जगत सिंह के जो पुत्र थे। अगला हो जाएगा कि मेवाड़ के किस शासक ने ब्रज से गोवर्धन नाथ यानी श्रीनाथ की मूर्ति है जो मेवाड़ लेकर आए, तो ध्यान रखना है जो राज सिंह है प्रथम है वही लेकर आए थे। मेवाड़ के किस शासक ने ब्रज से गोवर्धन नाथ यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति है जो लेकर आए, तो वो राज सिंह ही हो जाएंगे। अगला है कि उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर है जो किसने बनाया, तो राज सिंह ने बनाया। अम्बा माता का मंदिर है जो किन्होंने बनाया, तो राज सिंह ने बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है कि किसने बनाया है अम्बा माता का मंदिर। अगला हो जाएगा कि रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति शिलालेखों पर है जो खुदवाई, तो ध्यान रखना उस प्रशस्ति का नाम था राज प्रशस्ति, और वो 25 शिलालेख थे एक साथ है जो खुदवाई गई और संस्कृत भाषा में लिखित है, और लेखक कौन है, रणछोड़ भट्ट। ये चारों की चारों प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। प्रशस्ति का नाम है राज प्रशस्ति, जो देश का सबसे बड़ा शिलालेख हो जाएगा। 25 प्रस्तर जो शिलालेखों के खंड है उस पर लिखाए हुए। अगला है कि सवाई जय सिंह का शासनकाल है जो 1699 से 1743 में रहा है, और सवाई जय सिंह सिंहासन पर कब बैठे, तो 1699 बैठे और 1643 तक शासन किया, और जन्म हो गया 1688 के अंतर्गत। अगला हो जाएगा हमारा प्रश्न कि जो सवाई जय सिंह है, सवाई जय सिंह को किसने सवाई की उपाधि दी, तो ध्यान रखना औरंगजेब ने दी है। अगला हो जाएगा हमारा प्रश्न कि जो आमेर है, आमेर में किस स्थान पर जयपुर की राजधानी जो बनाए, तो सवाई जय सिंह ने जो आमेर स्थान है एक पड़ता है जयपुर में, उसको राजधानी है जो किसने बनाया, तो सवाई जय सिंह ने बनाया है। अगला है जी जे मोहम्मद शाही की रचना है जो किसने की है, तो सवाई जय सिंह ने ही की है और 1725 में की। ये अपने शासनकाल याद न रहे तो अच्छी बात है, परंतु ये है जो आपको 100% याद रखनी है कि 1725 के अंतर्गत है जो जी जे मोहम्मद शाही की स्थापना है जो रचना है जो हुई है। अगला है कि जय सिंह ने कारिक का प्रबंध है जो उसकी भी रचना की है, जो एक ज्योतिषी विद्या की रचना सवाई जय सिंह ने करवाई है। ज्योतिषी के संबंध में जो कारिका नामक पुस्तक है उसका लिखवाई है। अगला हो जाएगा कि सवाई जय सिंह ने कहाँ पर शोध वेधशाला का जो निर्माण है जो करवाया है, तो किस किस स्थानों पर करवाया है, तो ध्यान रखना है जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन 5 स्थान है जहाँ पर शोध वेधशालाएं बनाई, और जयपुर वाली सबसे बड़ी शोध वेधशाला है तो वो जयपुर वाली हो जाएगी। यानी कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन के अंतर्गत है जो करवाई है। अगला है कि सूरजमल का शासनकाल है जो 1755 से 1763 में रहा। ये भरतपुर के शासक थे और बदन सिंह के क्या थे, पुत्र थे। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि कविवर सुदन और अखेराज गर्ग है जो किसके दरबार में थे, तो वो सूरजमल के दरबारी विद्वान है। कविवर सुदन और अखेराज गर्ग है जो किसके दरबारी विद्वान है, तो ध्यान रखना है महाराजा सूरजमल के हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हो जाएगा हमारा आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान है वो हो जाएगा। तो अब देखते हैं अपन एक एक करके जल्दी पूरा कर लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न है जो भरपूर से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है, तो मेवाड़ की बिजोलिया आंदोलन है जो एक संगठित किसान आंदोलन है जहाँ पर किसी भी प्रकार की हिंसा भी नहीं हुई थी और 44 वर्षों तक है जो चला था। 1897 से लगाकर कितने तक, 1941 तक है जो चला था, 44 वर्षों तक चला था। और बिजोलिया जो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के
भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत स्थित है। तो इसकी संबंधित रियासत हो जाएगी वो हो जाएगी मेवाड़ है। बिजोलिया किसान आंदोलन की रियासत कौन सी हो जाएगी? मेवाड़। और ये कितने चरणों में चला पूछे तो 3 चरणों में चला। और मुख्य रूप से जो जाति थी जिन्होंने इसको प्रारंभ किया तो वो हो जाएगी धाकड़ जाति है जो इसको प्रारंभ करती है। ये सभी के सभी प्रश्न जो अच्छे से पूछे हुए ध्यान रखना है। और 3 चरण में चला तो कौन कौन से 3 चरण था? तो प्रथम चरण हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन का, वो 1897 से 1914। और दूसरा हो जाएगा 1914 से 1923। और तीसरा हो जाएगा 1923 से 1941। ये प्रश्न है जो पूछे जाते हैं कि 3 चरण है जो 1997 से अंत तक 1941 तक है जो चला था। परंतु ये एक एक चरण है जो कब से कब तक चला ये भी आपको साथ में ध्यान रखना। और टोटल कितने वर्ष तक चला? तो 44 वर्ष तक चला। और भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत होने के कारण मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आएगा। और धाकड़ है जो जाति द्वारा ये शुभारंभ किया है किसान आंदोलन का। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि बिजोलिया किसान आंदोलन है उसमें कितनी प्रकार की लगान थी? तो 84 लगान है जो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत थी। और इसके अंतर्गत जो राय कृष्ण सिंह है वो यहाँ का बिजोलिया का जो था शासक था, उन्होंने 84 प्रकार की लगा है जो लगा दी थी लगाएं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी प्रकार की लगाने थी? तो 84 प्रकार की। और किसने लगाई? तो सर्वप्रथम राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में लगाई। अगला है कि 84 प्रकार के कर की शिकायत में किसने मेवाड़ के महाराणा से की है? तो अपने नानाजी पटेल और ठाकुर जी पटेल है जो हो जाएंगे जिन्होंने इसकी शिकायत की है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला हो जाएगा कि शिकायत से नाराज होकर कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगाया? तो चौरी कर है जो कृष्ण सिंह ने लगाया। और तलवार बंदाई है जो पृथ्वी सिंह ने लगाया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चौरी कर किसने लगाया और तलवार कर है जो किन्होंने लगवाया है। तो इसके साथ मैं आपको एक ट्रिक से ध्यान से याद करवा देता हूँ, आप भूलोगे नहीं। तो वो है कि तलवार बंदाई है वो तो हो जाएगी पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई। यानी कि पृथ्वी सिंह आपने देखा होगा कि पृथ्वीराज चौहान है इस तरह से शासक हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या लगाया? तलवार रहती है उनके पास तो तलवार बंदाई लगा दिया पृथ्वी सिंह ने। इस तरह से आप याद कर सकते हो, अपने हिसाब से भी कर सकते हो। अगला है कि इन सभी कर का विरोध किसानों ने किसकी अध्यक्षता में किया? तो साधु सीताराम दास और फतेह करण चारण के नेतृत्व में जो किया है इन सभी कर का विरोध। यानी कितने प्रकार कर थे? तो 84 इस प्रकार। ये प्रश्न पूछा जाता है, आपको डेटा बेसिस लग रहा है परंतु कई बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि विजय सिंह पथिक ने 1917 में किसकी स्थापना की? तो ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना है जो किन्होंने की? विजय सिंह पथिक ने। आंदोलन के दूसरे चरण में किसके नेतृत्व किया? तो माणिक्यलाल वर्मा है जो आंदोलन के दूसरे चरण में जुड़े। और तीसरे चरण का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया। यानी टोटल बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला था। तो शुरुआत तो किया साधु सीताराम दास ने, और दूसरे चरण में माणिक्यलाल और तीसरे चरण में जमनालाल है जो बजाज है जो जुड़े हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री है जो राघवाचारी के आदेश पर किसे बिजोलिया भेजा है? तो राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता है, इनको बिजोलिया जो भेजा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं जो कौन सी है? तो अंजना देवी है जो इसकी बिजोलिया किसान आंदोलन की है जो महिला हो जाएगी। और एक चौधरी अंजना देवी चौधरी और नारायणी देवी है और अम्मा देवी है वही इसकी हो जाएगी। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो विजय सिंह पथिक के आदेश पर राम नारायण चौधरी है इन्होंने किया है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया? ये भी प्रश्न है जो पूछा जाता है, तो ध्यान रखना राम नारायण चौधरी ने किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ट्रेंच कमिश्नर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन से हो जाएगा। अगला है कि ट्रेंच कमिश्नर है जो बेंगू के लिए आया था तो गोलियां चलाने का आदेश है जो किसे दिया? तो गोविंदपुरा किसान पर है जो दिया। इससे गोविंदपुरा हत्याकांड भी हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। इसके अंतर्गत रूपा जी और करपा जी जो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित जो शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है कि बेंगू में वहाँ पर 84 लगाने थी बिजोलियों में, और बेंगू के अंतर्गत 53 प्रकार की मांग थी, इसमें से 34 मांग है जो
आंदोलन में मांगी गई थी। अगला है कि बूंदी किसान आंदोलन का कब शुरू हुआ, तो ध्यान रखना 1926 के अंतर्गत शुरू होता है बूंदी किसान आंदोलन। ये डेट भी बूंदी की पूछी जाती है। अगला है कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो पंडित नैनूराम और राम नारायण चौधरी और हरिभाऊ किंगर है, इन्होंने जो इसका नेतृत्व किया। अच्छा प्रश्न है। अगला है कि बूंदी के बरड़ में पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियां में कौन शहीद हो गया, तो नानक भील है जो शहीद हो गया था। अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण है जो जंगली सुअर है जो माना गया। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण सुअर था और इसका प्रारंभ 1921 के अंतर्गत होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले दोनों ही प्रश्न। और अलवर किसान आंदोलन के समय आपको शासक पूछे तो ध्यान रखना जय सिंह है जो शासक थे, और जय से जय सिंह शासक, और जय से जय जंगली सुअरों के लिए जो प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा अपना किसान आंदोलन, तो वो अलवर हो जाएगा। और 1921 में इसकी शुरुआत है। अगला है कि यहाँ पर अलवर यदि आपको निमोशना हत्याकांड पूछे, यानी कि यहाँ गोलियां चलाई गई थी निमोशना हत्याकांड, उसका संबंध भी किससे हो जाएगा, अलवर किसान आंदोलन से हो जाएगा। यानी कि अलवर किसान आंदोलन में कहाँ पर सैकड़ों किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, तो वो निमोशना किसान हत्याकांड हो जाएगा। अगला है कि इस घटना को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा, यानी कि किसको कहा है, तो निमोशना को जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो महात्मा गांधी ने का। ये प्रश्न घुमा फिरा के एक ही प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। एक बार तो पूछा हुआ है कि किसने कहा है कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है, और एक किसको कहा है, और इसका संबंध है जो किस किसान आंदोलन से। ये 3 बार प्रश्न पूछ लिया गया है। अगला है कि जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना है जो कौन सा है, तो ध्यान रखना सिक्कर हो जाएगा। अगला यानी कि जयपुर राज्य जो जयपुर किसान आंदोलन हुआ था वो सिक्कर से शुरुआत हुआ था, इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है। और सिक्कर के शासक थे उस समय कल्याण सिंह है जो शासक थे। अगला है कि किस किसान आंदोलन की चर्चा है जो लंदन ऑफ जो कॉमर्स में हुई है, तो सिक्कर किसान आंदोलन है वो हो जाएगा। और यदि आपको हत्याकांड पूछ ले कि कौन सा किसान में जो हत्याकांड हुआ उसकी गूंज है जो लंदन ऑफ हाउस में सुनाई दी, तो वो हो जाएगा कूदन हत्याकांड। कूदन हत्याकांड है जो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिक्कर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता है जो कौन थे, तो सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा है जो इसके प्रमुख है जो नेता थे। अगला है कि चिड़ावा में किसने सेवा समिति का गठन है जो किया है, तो मास्टर कालीचरण है, इन्होंने चिड़ावा के अंतर्गत है जो सेवा समिति है उसका गठन किया। अगला है कि भीलों में जन जागृति का प्रचार है जो करने वाले थे, तो गोविंद गुरु है जो भीलों के अंदर जन जागृति का प्रचार करने वाले हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था की स्थापना की है, तो सम सभा की स्थापना जो गोविंद गुरु ने की है। और अगला है कि मानगढ़ पहाड़ी पर की है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि अधिवेशन है जो सम सभा का कहाँ हुआ था, 1913 के अंतर्गत जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो मानगढ़ पहाड़ी में हुआ था, ध्यान रखना। अगला है कि आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा के रूप में कौन है, तो मोतीलाल तेजावत हो जाएंगे। अगला है कि मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया, तो मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया, तो एक ही आंदोलन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक ही आंदोलन किसने चलाया, तो मोतीलाल तेजावत हो जाएंगे। और मानगढ़ धाम की स्थापना जो गोविंद गुरु ने, और सम सभा की स्थापना भी गोविंद गुरु ने की। और सेवा समिति का गठन है जो मास्टर कालीचरण ने किया। यह प्रश्न पूछे जाते, वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा वो है कि किस किसान आंदोलन में 21 सूत्री मांग पत्र जो बनाया गया था, तो एक ही आंदोलन है जो 21 सूत्री मांग बनाया गया था, उसमें से 18 मांगे है जो मान ली थी, ध्यान रखना है आपको। और 21 सूत्री मांग पत्र में को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना मेवाड़ की पुकार के नाम से भी जाना जाता है। उसमें से कितनी मांग है जो मान ली, तो 18 मांगे है जो मान ली गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में लोगों को संगठित करने का श्रेय है जो मोतीलाल पांड्या को ही जाता है और हरिदेव जोशी को जाता है। अच्छा प्रश्न है। अगला है कि मीणा है जो चौकीदारी करने के बदले में गांव वालों से क्या लिया करते थे, तो चौथकार है जो मीणा है जो लिया करते थे। यानी कि चौकीदारी करने वाली मीणा है जो क्या कहलाए, तो चौकीदार मीणा है जो कहलाए थे। अच्छा प्रश्न है। ये पूछा जाता है कि कौन सा कर है जो लिया जाता है, तो चौथ कर है जो
लिया जाता है। अगला कि सरकार ने मीणा जनजाति पर कौन सा कानून बनाया तो क्रिमिनल ट्रायल एक्ट है जो बनाया है 1924 के अंतर्गत बनाई। ये भी प्रश्न है जो पूछा जाता है। अगला कि क्रिमिनल ट्रायल एक्ट है जो कितनी आयु के अधिक महिला एवं पुरुषों को प्रतिदिन थाने में उपस्थित होना होगा तो 12 वर्ष की आयु से अधिक वाले है जो, यानी कि ये एक प्रकार का जो अन्याय हो रहा था उस पर एक्ट है जो कब आया 1924 में आया, ये भी पूछा जाता है। और कितनी आयु है 12 वर्ष की आयु के बाद वाले। अब है कि प्रजा मंडल का अर्थ क्या है तो प्रजा का मंडल यानी कि संगठन हो जाएगा इसका अर्थ। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि राजस्थान में जन आंदोलन है जो तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता थे यहाँ रहो, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट कर ले कि किन्होंने कहा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा वो है ये है कि अपने प्रजामंडल की स्थापना किसने की, ये प्रश्न ज्यादातर है जो पूछा जाता है। तो मारवाड़ प्रजामंडल की हो जाएगी जयनारायण व्यास। और मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने तो भंवरलाल सराफ बने। और मारवाड़ लोक परिषद का गठन है जो रणछोड़ दास घटारी की अध्यक्षता में हुआ है 1938 में। और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना पूछे तो ध्यान रखना 1934 में हुई है। और 4 साल बाद है जो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना है जो हुई है। अगला है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना है जो कब हुई है तो ध्यान रखना 1931 में कर्पूर चंद पाटनी और जमुनालाल बजाज के प्रयास से हुई है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। और जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन है जो 1937 के अंतर्गत हुआ है। और जयपुर मंडल का यदि प्रथम अधिवेशन पूछ ले तो 1938 में, स्थापना 1931, पुनर्गठन 1937 और 1938 में प्रथम अधिवेशन हुआ है जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में। अगला है कि जयपुर प्रजामंडल में प्रजामंडल का कार्य जो प्रारंभ हुआ तो चिरंजीव लाल मिश्र के नेतृत्व में जो कार्य जो प्रारंभ हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हमारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है जो हुई तो 1938 के अंतर्गत बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता के अंतर्गत हुई है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। यह भी प्रश्न है जो पूछा जाता है। अगला है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई तो माणिक्यलाल वर्मा है, इन्होंने मुख्य भूमिका है जो मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत है जो दिखाई थी। ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है जो हुई है तो 1938 में मगाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा की गई। और कहाँ पर की गई ये यहाँ से प्रश्न है जो पूछा हुआ है तो कोलकाता के अंतर्गत स्थापना है जो हुई है। अगला हो जाएगा कि बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन है जो आयोजित हुआ तो 1946 के अंतर्गत है जो हुआ था। अगला है कि कोटा प्रजामंडल और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना है जो किन्होंने की है तो नानूराम ने की है। और कब की तो 1939 के अंतर्गत है जो की है कोटा प्रजामंडल की स्थापना। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि नैनूराम ने की है और 1939 में की है। अगला है कि गोविंद गुरु का जन्म है जो कहाँ हुआ तो डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार के अंतर्गत है जो गोविंद गुरु का जन्म हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि गोविंद गुरु है जो किससे प्रभावित थे तो दयानंद सरस्वती थे जो प्रभावित थे। और सम सभा की स्थापना की है 1903 के अंतर्गत गोविंद गुरु ने। और इसका प्रथम अधिवेशन है जो 1913 के अंतर्गत जस्ट 10 साल बाद है जो हुआ है। अगला हो जाएगा कि सम जो शब्द है जो किस भाषा का है तो राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेम और बंधुत्व। अच्छा प्रश्न है। अगला है कि अर्जुन लाल सेठी का संबंध है जो किस रियासत से है तो वो जयपुर से हो जाएगा। और वर्धमान विद्यालय जो जयपुर के अंतर्गत अर्जुन लाल सेठी ने ही निर्माण करवाया, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 5 भाषाओं के है जो जानकार थे अर्जुन लाल सेठी। ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है परंतु आपको देख लेना है एक बार, बोर्ड की बुक में दिया हुआ है तो इम्पोर्टेंट ही है। अगला हो जाएगा हमारा कि वर्तमान विद्यालय से क्या किया जाता है तो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छा प्रश्न है। अगला है कि राजस्थान में शस्त्र विद्रोह का जिम्मा किसे सौंपा तो अर्जुन लाल सेठी को ही सौंपा था। और अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जाता है कि चेतावनी राचुंगटिया जो किसकी है तो केसरी सिंह बारेट की हो जाएगी। और भूप सिंह नाम है जो विजय सिंह पति का मूल नाम है वो क्या है भूप सिंह है वो हो जाएगा। और जन्म है जो विजय सिंह पति का कहाँ हुआ है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हुआ है। ये प्रश्न है जो पूछा जाता है। अगला है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की तो विजय सिंह पथिक ने की 1919 के अंतर्गत की। ये कई बार प्रश्न है जो पूछा हुआ है दिल्ली पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस के राजस्थान पुलिस से लेकर RS तक भी ये प्रश्न है जो पूछा हुआ है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व
किया। अच्छा प्रश्न है। अगला हो जाएगा हमारा कि सेठ दामोदर दास राठी का जन्म है जो कहाँ हुआ है, तो पोखरण मारवाड़ में हुआ है। अगला है कि किस क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने बड़ा इनाम उठाया है, तो ठाकुर जोरावर सिंह बारट है। इसको पकड़ने के लिए कोटा सरकार और जो बिहार सरकार है इन्होंने बड़ा इनाम उठाया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर ले। अगला है कि केसरी सिंह बारट के पुत्र जो कौन थे, तो कुंवर प्रताप सिंह केसरी सिंह बारट के जो पुत्र थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि आज़ादी से पूर्व जो राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार है जो हुए तो ध्यान रखना सर्वाधिक बाल विवाह जो किस दिन होते हैं, तो आखा तीज के दिन है जो सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। अगला है कि मध्यकाल में सती प्रथा रोकने का प्रयास है जो किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है और अकबर ने किया है। यानी कि मध्यकाल में सती प्रथा को रोकने प्रयास जो किसने किया, तो ध्यान रखना मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने किया है। सर्वाधिक बाल विवाह जो आखा तीज को होते हैं। अगला है कि किसके प्रयास से सती प्रथा पर जो कानून बनाया गया, तो ध्यान रखना राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर कानून बनाया। और कब बनाया, तो ध्यान रखना 1829 के अंतर्गत है जो मोहन राय के प्रयासों से कानून बनाया। अगला है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किस अंग्रेज अधिकारी ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 के अंतर्गत जो पारित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, अच्छे प्रश्न है, पूछे जाते। तो ये थे आज के प्रश्न, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।